दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। कैसल तुम्हारा घर है तो जाहिर है फैसला तुम्हारा होगा। यंग मास्टर या किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं। लेया ने बात खत्म की और उत्सुकता से पूछा, क्या आप कोई दोस्त वापस लाना चाहती हैं? सलीना हल्के से मुस्कुराई, हाँ, मैं सच में एक फ्रेंड को यहाँ लाना चाहती हूँ। लेया ने उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक देखी तो कांप उठी, मैडम, क्या किसी ने आपको तंग किया है? सलीना दिखने में नर्म लग रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी आसान इंसान नहीं थी। वह बिना वजह किसी तथाकथित फ्रेंड को घर नहीं लाना चाहती थी। सलीना के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, बस इंतजार करो और देखो। अब जब वह इंसान सामने आ चुका था और उसे देख चुका था, तो वह चैन से बैठने वाली नहीं थी। सलीना का चेहरा देखकर लेया ने और कुछ नहीं पूछा, बस मन ही मन इसे नोट कर लिया। उसने तय किया कि इस बारे में बटलर से बात करेगी, और अगर सलीना का वो तथाकथित फ्रेंड सच में यहाँ आने की हिम्मत करता है, तो उसे एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। गंभीर चेहरे और हल्की सिकुड़ी आंखों के साथ लेया सलीना को वापस कैसल ले गई। लिविंग रूम में ऑस्वाल्डो सोफे पर बैठा एक डॉक्यूमेंट पलट रहा था और सलीना का डिनर के लिए लौटने का इंतजार कर रहा था। सलीना ने उसे देखा तो उसके चेहरे की ठंडी झलक अचानक गायब हो गई और एक मीठी मुस्कान में बदल गई। ऑस्वाल्डो ने नजर उठाए। सलीना ने हाथ धोए, मेज पर बैठी और चम्मच उठाए। उसके सामने बैठे ऑस्वाल्डो ने पूछा, क्या हुआ? सलीना ने कुछ सोचा और मुस्कुराई, लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। तुम सबसे प्यारी हो। सलीना ने हल्की मुस्कान दी और सूप का एक घूंट लिया। उसका मूड बेहतर हो गया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पीछे खड़े बटलर की ओर मुड़कर कहा, नोआ, मुझे एक बड़ा खाली घर चाहिए। फिर थोड़ी देर सोचकर जोड़ा, ज्यादा शांत जगह हो तो अच्छा होगा। बटलर ने खुशी से पूछा, मैडम, आप बताइए कि आपको वहाँ क्या करना है। मैं सबसे सही घर ढूंढकर आज ही इंतजाम करवा दूंगा। सलीना की मुस्कान साफ और गर्मजोशी से भरी थी, लेकिन उसकी आंखें मंद थीं। परफ्यूम बनाना है। इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन में अब बस एक महीना रह गया था। परफ्यूम बनाना नव्या की सबसे बड़ी ताकत थी। रिडल की विला में नव्या के छोड़े गए दर्जनों परफ्यूम रेसिपी को लिया ने हड़प लिया था। यही वजह थी कि लिया को हिम्मत हुई थी कि वो इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन में उससे भिड़ सके। अगर सलीना को लिया को पैरों तले रौंदना था और दुनिया को सच्चाई दिखानी थी, तो उसे नव्या से आगे निकलना होगा। और नव्या की परफ्यूमरी स्किल्स पूरी दुनिया में बेजोड़ थीं। यह आसान काम बिल्कुल नहीं था। सलीना ने अब तक कोशिश की थी, अपनी मां का हक वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में सलीना की नज़रें ठंडी हो गईं और दिल हल्का सा धड़क उठा। उसकी सांस बदलते ही ऑस्वाल्डो ने तुरंत नज़र उठाई, क्या हुआ? सलीना ने आंखें उठाईं और उसकी गहरी काली आंखों से टकराईं, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में बस सिर हिलाया, कुछ नहीं। ऑस्वाल्डो सही आदमी नहीं था। उसे इस समय समझाना ऐसे लगता जैसे कुछ छिपाया जा रहा हो। सलीना ने सिर झुका लिया और खाने पर ध्यान दिया। दोपहर तक घर तैयार कर दिया गया और सलीना तुरंत अपने काम में डूब गई। ऑस्वाल्डो ने सलीना को फ्लावर रूम में जाते देखा। उसकी गहरी आंखों से यह समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। कुछ मिनट बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने उठाया। लूक की आवाज आई, मैंने पता लगा लिया है, अभी जानकारी भेज रहा हूँ। मानसिक रूप से तैयार रहना, गुस्से में किसी को जान से मत मार देना। ये दया से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि सलीना साफ साफ अपना न्याय चाहती थी, और ऑस्वाल्डो के गुस्से में तुरंत मार डालना बहुत आसान सजा होती। ऑस्वाल्डो ने फोन काट दिया। लूक द्वारा भेजी गई जानकारी पढ़ने के बाद उसका चेहरा डरावना हो गया। पीछे खड़ी लेया ने अपने हाथ रगड़े और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ऑस्वाल्डो की भावनाओं को इस कदर हिला देने वाली दुनिया में एक ही इंसान थी, सलीना। टेबल पर अभी कुछ देर पहले सलीना की अजीब सी हालत को सोचते हुए लेया की आंखों में हत्या जैसी चमक आ गई। आखिर उन कमीने लोगों ने लेडी सलीना के साथ किया क्या था?
सिर्फ तभी सलीना और ऑस्वाल्डो जैसे ताकतवर लोग असामान्य बर्ताव कर सकते थे। ऑस्वाल्डो ने फिर लूक को कॉल किया। उसकी आवाज़ ठंडी और भारी थी। उन्हें कहो कि इस साल के इंटरनेशनल सेंस कॉम्पिटिशन में एक अतिरिक्त जज होगा। ये सुनकर न सिर्फ फोन पर मौजूद लूक बल्कि पीछे खड़ी लेया भी दंग रह गई। क्या ऑस्वाल्डो खुद उन कमीने लोगों से निपटने वाला था? लूक 2 सेकंड चुप रहा, फिर व्यंग्य भरे अंदाज में बोला, कोई दिक्कत नहीं। उसने कभी ऑस्वाल्डो को लोगों को साफ और सीधे तरीके से सबक सिखाते नहीं देखा था। भले ही ऑस्वाल्डो कुछ न कहे, बस मंच पर बैठा रहे, यह विरोधियों के लिए 2 गुना दबाव होता। अभी तक उसे डर था कि सलीना को कहीं चोट ना पहुंचे, क्योंकि बातें इतनी बड़ी थीं कि उसका नाम साफ करना लगभग असंभव था, लेकिन अब वह पूरी तरह निश्चिंत था। कौन हिम्मत करेगा सलीना के खिलाफ कुछ करने की, जब ऑस्वाल्डो वहीं मौजूद होगा? लेयर की आंखें उत्साह से चमक उठी। यंग मास्टर, मैं जाकर यंग मैडम को ये खबर बता दूं, ठीक है? ऑस्वाल्डो ने अपनी लंबी पलकें झुका ली। जरूरत नहीं। लेया ने पलकें झपकाईं। क्या ये सलीना के लिए कोई सरप्राइज था? लेया को दोपहर की सलीना की बात याद आई और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, वैसे यंग मास्टर, मैडम ने कहा था कि वो कुछ दिनों में एक फ्रेंड कैसल ला सकती हैं, क्या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? सलीना ने उसे फ्रेंड कहा था, लेकिन असल में क्या वह सच में फ्रेंड था? अगर लेडी सलीना के पास फ्रेंड्स होते तो उसके सबसे बुरे वक्त में कोई उसकी मदद क्यों नहीं करता? ऑस्वाल्डो अचानक ठिठक गया। उसकी नज़र लूक द्वारा भेजी जानकारी पर गई। एक नाम पर ठहर गई और उसने ठंडी आवाज़ में कहा, जब मैडम स्कूल जाएं, तो उन्हें ज़्यादा गहने पहनाओ, हर दिन अलग स्टाइल में। हालांकि लेया को ऑस्वाल्डो के आदेश का मकसद समझ नहीं आया, फिर भी उसने सिर हिलाया, ठीक है। सलीना ने हमेशा कपड़ों और गहनों को नज़रअंदाज किया था। ऊपर सजे इतने गहनों को उसने कभी छुआ भी नहीं। अब ज्वेलरी रूम के काम आने का वक्त आ गया था। बात पूरी करके ऑस्वाल्डो ने फ़ोन रख दिया और मैं दूर की ओर बढ़ गया। लेया ने उसके पीछे देखा और हाल ही में ऑस्वाल्डो से टकराने वालों के लिए मन ही मन सहानुभूति महसूस की। ऑस्वाल्डो बहुत कम गुस्सा होते थे और अब वह साफ तौर पर बुरे मूड में थे। ऐसे समय अगर कोई उनके सामने आ गया तो उसे अपनी बदकिस्मती ही माननी पड़ेगी। पूरा दोपहर सलीना अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उसकी आदत को जानते हुए कैसल में किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसके काम के समय उसे परेशान करे। शाम को ऑस्वाल्डो लौटकर आया और खुद अंदर जाकर उसे बाहर लेकर आया। सलीना हर काम में अच्छी थी, लेकिन अपने काम में इतनी डूब जाती थी कि सब भूल जाती। एक काम के बाद दूसरा, और उसे कभी भी खाली बैठे नहीं देखा गया। डिनर के बाद सलीना ने नहाकर सीधा बिस्तर पकड़ लिया। अगली सुबह सलीना तैयार होकर स्कूल जाने ही वाली थी कि ऊपर से लेया दौड़ती हुई आई, हाथ में एक बॉक्स लिए हुए। मैडम, ये कल बटलर लाए थे, देखिए क्या आपको पसंद आते हैं। सलीना ने बॉक्स खोला तो उसमें चमचमाते गहने रखे थे। वह पहले तो मना करने वाली थी, लेकिन जैसे कुछ सोचकर अपना इरादा बदल लिया। उसने उसमें से एक पेयर इयररिंग्स और एक ब्रेसलेट निकाला और मुस्कुराकर बोली, आज ये पहनते हैं। लेया ने मन ही मन सोचा, वाकई यंग मास्टर को सब आता है। बाकी गहने उसने वापस भेज दिए और नीचे आकर सलीना को इयररिंग्स और ब्रेसलेट पहनने में मदद की। कपड़े और गहने दोनों ही बहुत महंगे थे। लेया हमेशा की तरह सलीना को स्कूल छोड़ने गई, लेकिन कल जो हुआ था उसकी वजह से आज सलीना को देखने वालों की भीड़ और बढ़ गई थी। वो रही। हे भगवान, ये तो टीवी की हीरोइंस से भी ज्यादा खूबसूरत है और इसका अंदाज तो लाजवाब है। मुझे लगा था इसे अपनाना मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बहुत जेंटल है। तो फिर क्या कर रहे हो? गॉडेस ऑफ लर्निंग से प्रार्थना करो कि मंथली एग्जाम्स में अच्छे नंबर मिलें। सलीना ने देखा कि एक झुंड के झुंड छात्र हाथ जोड़कर उसकी पूजा कर रहे हैं। उसने गंभीरता से कहा, मुझसे दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा, किताब खोलकर पढ़ो तो ज्यादा फायदा है। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। एक लड़का चिल्लाया, कैसे बेकार होगा, अगर बस आपकी मुस्कान भी मिल जाए तो वही काफी है।
भागो यहाँ से। लड़कियां तुरंत मुड़कर गुस्से से बोली, निकम्मों का झुंड। सलीना ने ये जीवंत नज़ारा देखा और मन ही मन हल्की सी भावुक हो गई। यही तो जिंदगी है। वो दृश्य जो कल उसे दिखा था, सचमुच दोबारा सामने था। सलीना हल्की मुस्कुराई, मुड़ी और क्लासरूम की ओर बढ़ गई। आने वाले हर दिन सलीना स्कूल में दो दो गहने पहनकर जाती और उसके कपड़े भी जानबूझकर चमकदार रंगों के चुने जाते। ये सिलसिला तब तक चला जब तक क्रिफिया यूनिवर्सिटी की मंथली एग्जाम्स की तारीख नहीं आ गई। सलीना सुबह क्लास अटेंड करती और दोपहर कैसल में परफ्यूम बनाने में बिताती। बीच बीच में ड्रामा की शूटिंग की प्रगति भी देख लेती। उसकी जिंदगी व्यस्त और संतोषजनक थी। क्रिफिया यूनिवर्सिटी की मंथली एग्जाम वाले दिन बारिश हो रही थी। सलीना काले ट्रेंच कोट में, खुले लंबे बालों के साथ, लेया के साथ एग्जाम हॉल में दाखिल हुई। क्रिफिया यूनिवर्सिटी की परीक्षा कक्षाएं पिछले सेमेस्टर के रैंकिंग के आधार पर तय होती थीं। लेकिन सलीना को सीधे पहले कमरे की पहली पंक्ति में बैठने का विशेषाधिकार मिला था। इस फैसले पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार असली ताकत ही हर समय सबसे बड़ा पासपोर्ट होती है। सबसे घमंडी विद्वान भी सलीना से जुड़ी उस सनसनीखेज घटना के बाद बिना सोचे समझे उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करते। सलीना ने अपनी नाम वाली एग्जाम बैग टेबल पर रखी और उत्सुकता से इधर उधर देखा। तो यही है एग्जाम, सलीना, पीछे से आवाज आई। सलीना ने मुड़कर देखा, एक शरारती से अंदाज वाला नौजवान खड़ा था। तुम? मेरा नाम एडवर्ड खान है, उसने कहा, आंखों में चमक थी। उसने हाथ में पकड़ी नोटबुक बढ़ाई, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? सलीना ने भौहें उठाई और कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर से ज़ाकरी अंदर आया। सलीना, इस पर ध्यान मत दो। वह सीधा एडवर्ड के पास गया और उसकी नोटबुक छीन ली। जब तुम क्रिफिया यूनिवर्सिटी में हो तो शांति से रहो, अगर गड़बड़ की तो मुंह तोड़ दूंगा। एडवर्ड मासूमियत से बोला, मैं तो बस सलीना की तारीफ करता हूँ और ऑटोग्राफ चाहता था, इतना रूखा मत बनो। ज़ाकरी ने हंसकर कहा, सलीना, ये ओल्मरिच यूनिवर्सिटी से है और इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। इसे नज़रअंदाज करो। सलीना ने सिर झुकाया, ओल्मरिच यूनिवर्सिटी? ज़ाकरी ने कहा, हाँ, ये मंथली एग्जाम ओल्मरिच यूनिवर्सिटी ने ही प्रस्तावित किया है। कहा कि दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों को साथ परीक्षा देने से प्रोत्साहन मिलेगा। उसकी नज़रें गहरी हो गईं। ओल्मरिच यूनिवर्सिटी और क्रिफिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के टॉप 8 स्टूडेंट्स सब इसी हॉल में हैं। हमारी एग्जाम पेपर भी बाकियों से अलग है। सलीना ने हल्की सी भौहें उठाईं। अब जाकर उसने गौर किया कि इस कमरे में सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं, जैसे चुनौती दे रही हों। नए बने टॉप 8 स्टूडेंट ने ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के छात्रों को नाराज कर दिया था और वे खास उसी से भिड़ने आए थे। सलीना ने हल्की मुस्कान दी, उसकी थकी हुई आत्मा में भी तेज धार आ गई। उसने छात्रों की नापतोल करती ठंडी नज़रों से मुलाकात की और होंठ चाटे, जीत की इच्छा से, अच्छा है, मेहमान हैं तो थोड़ी रहम दिखा दूंगी। एग्जाम नए थे, लेकिन कठिन नहीं, बल्कि थोड़े बोरिंग। अच्छा मौका था इन घमंडी बच्चों को सबक सिखाने का। क्या बात है सलीना, एडवर्ड मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था। चाहे तुम कितनी भी खूबसूरत हो, हम हार मानने वाले नहीं। बाद में हार कर मत रोना। सलीना ने सिर हिलाया, ठीक है, वैसे मेरी नज़र में तो तुम सब अभी भी बच्चे हो, लेकिन बढ़ने के लिए थोड़ी चोट खाना ज़रूरी है। ये सुनते ही ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के सभी छात्र जो पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे या देख रहे थे, सबकी निगाहें अचानक सलीना पर ठंडी हो गईं। यहाँ तक कि क्रिफिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी सहम गए। क्या सलीना उनका मजाक उड़ा रही थी? लेकिन उसके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह सचमुच यही सोचती थी। उसकी नज़र में ये सब पढ़ाई में अच्छे तो थे, लेकिन जिंदगी के तूफानों से गुजरे बिना किसी युग का बोझ उठाने लायक नहीं। थोड़ी चोट उन्हें फायदेमंद ही होगी। कुछ देर की खामोशी छाई। एडवर्ड का चेहरा तमतमा गया, उसकी शरारती आंखें सीधे सलीना पर टिक गईं। सलीना ने इतनी बात कही है, अगर हम ईमानदारी न दिखाएं तो कंजूसी लगेगी।
चलो शर्त लगाते हैं। सलीना ने दिलचस्पी से पूछा, कौन सी शर्त? पहली पोजीशन किसे मिलेगी उस पर? एडवर्ड की आंखें गहरी हो गईं। अगर मैं जीता तो तुम्हें आज जो कहा है उसके लिए क्रिफिया यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों और फैकल्टी के सामने हमारी यूनिवर्सिटी से माफ़ी मांगनी होगी। ज़करी ने एडवर्ड के परिवार और उपलब्धियों को याद किया और भौहें चढ़ाईं। वो रोकने ही वाला था कि एडवर्ड ने पहले उसे देखकर ताना मारा, ज़करी, सलीना इतनी जज्बाती इंसान है और तुम्हारे सामने इतनी डरपोक क्यों लग रही है? ज़करी का चेहरा कठोर हो गया, तुम? लेकिन सलीना ने हाथ उठाकर उसे रोका और गंभीरता से पूछा, अगर मैं जीत गई तो? एडवर्ड ने थोड़ी ऊंची उठाई, मैं तो सबके सामने घुटनों पर बैठकर तुम्हें डैड भी कह दूंगा। सलीना ने थोड़ी हिलाई, ठीक है, अच्छे बेटे। ये कहते ही वह पीछे मुड़ी और चुप हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद क्रिफिया यूनिवर्सिटी के कई छात्र हंसी रोक न सके और जोर से हंस पड़े। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों के चेहरे सामूहिक रूप से काले पड़ गए। जो गुस्सैल थे, उन्होंने मेज पर हाथ मारा और खड़े हो गए। ये बहुत ज्यादा हो गया। ये तो घमंड है। एक बार अच्छा कर लिया तो इसका मतलब क्या है? सलीना ने ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी की जरा भी परवाह नहीं की। एडवर्ड ने गुस्से से सलीना को घूरा, दांत भींचते हुए बोला, सब शांत हो जाओ, मूड मत बिगाड़ो। हमें अपनी असली ताकत दिखाकर सलीना को उसके शब्द वापस निगलने पर मजबूर करना है। सलीना ने सिर भी नहीं घुमाया, उसकी आवाज़ हल्की लेकिन धारदार थी, सिर्फ वही मुझे घमंडी कह सकता है जो मुझसे अच्छा रिजल्ट लाए। क्या तुममें से किसी ने मुझसे अच्छा किया था कॉलेज एंट्रांस एग्जाम में? पल भर में सन्नाटा छा गया। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र अविश्वास से घूरते रह गए। सलीना कॉलेज एंट्रांस एग्जाम की टॉपर थी, लेकिन फिर बाद की परीक्षाओं में वह कैसे असफल रही? क्रिफिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को इस दृश्य से गर्व महसूस हुआ। पहले कैंपस वायलेंस के नकारात्मक असर के कारण ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी क्रिफिया यूनिवर्सिटी को दबा रही थी, लेकिन आज उसी कैंपस वायलेंस में शामिल सलीना ने उनकी इज्जत बचाई। सच तो ये था कि सबसे बेहतरीन सलीना ही थी। जब इन्विजिलेटर परीक्षा पत्र लेकर अंदर आया तो उसने क्लासरूम में तलवार जैसी तनातनी का माहौल महसूस किया। जवानी की यही तो बात है। युवा कैसे बिना प्रतियोगिता की भावना के रह सकते हैं? पर्चे एक एक करके बांटे गए और पूरा क्लासरूम प्रश्न हल करने में लग गया। सलीना और एडवर्ड ने इतनी बातें कह दी थीं, अब अगर हार गए तो इज्जत कौन बचा पाएगा? एडवर्ड ने सामने बैठी सलीना की ओर देखा। सलीना बिल्कुल निश्चिंत थी, पेपर को इधर उधर पलट रही थी जैसे पहली बार परीक्षा दे रही हो, जिज्ञासु नज़र से। एडवर्ड ने निगाहें झुका ली और गंभीरता से प्रश्न हल करने लगा। पेपर पढ़ने के बाद सलीना ने उत्तर पत्र पर अपना नाम लिखा। खिड़की के बाहर बारिश तेजी से बरस रही थी। क्लासरूम हल्का अंधेरा हो गया था, लेकिन इन्विजिलेटर ने लाइट जला दी और पूरा कमरा रोशन हो गया। कुछ देर तक बस कलम की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। पता नहीं कितना समय बीता, सलीना ने हाथ से पेन रखा, सामान समेटा और बैग लेकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह उठी, पूरे क्लासरूम की नज़रें उस पर टिक गईं, हैरानी से भरी हुई। सिर्फ 1 घंटे में उसने पेपर खत्म कर लिया। ये देखकर इन्विजिलेटर ने कहा, सलीना, अभी तो बहुत समय है, एक बार चेक कर लो। सलीना मुस्कुराई, ज़रूरत नहीं। पेपर मेज पर छोड़कर वह बैग लेकर बाहर निकल गई। इन्विजिलेटर सलीना की डेस्क पर पहुंचा, सोचा उसके उत्तर देख ले, लेकिन जैसे ही नज़र पड़ी, उसका चेहरा बेकाबू होकर बिगड़ गया। उसका ये हाव भाव बाकी छात्रों ने देख लिया और तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। क्रिफिया यूनिवर्सिटी के छात्र घबरा गए, कहीं सलीना से बहुत गलतियां तो नहीं हो गईं। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र असमंजस में थे, इतनी जल्दी पेपर देकर गई, क्या सचमुच उसने यूं ही लिख दिया? इन्विजिलेटर ने माहौल भांप लिया और पेपर उठाकर पीछे रख लिया। किसी और के पेपर की चिंता क्यों? अपना खत्म किया है या नहीं? वो तो करके जा चुकी है और तुम अभी भी सुस्त बैठे हो। इतना बुरा हारना चाहते हो? सभी ने तुरंत सिर झुका लिया और अपने पेपर में लग गए।
लेकिन दिल में सलीना के पेपर को लेकर जिज्ञासा बनी रही। आखिर उसने ऐसा क्या लिखा था जिससे इन्विजिलेटर का चेहरा ऐसा हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाहर निकलकर सलीना ने मोबाइल निकाला और लेया को कॉल किया। थोड़ी देर में लेया छाता लेकर भागती हुई आई, सलीना को एक कप गरम मिल्क टी थमाया और पूछा, मैडम अब वापस चलें। सलीना ने मिल्क टी की एक घूंट ली, धुंधले मौसम को देखा और सिर हिलाया। लेया सलीना को गेट की ओर ले जाते हुए क्रीफिया की ताज़ा गॉसिप सुनाने लगी। उसे पता नहीं कब से, लेकिन सलीना को गॉसिप सुनना अच्छा लगने लगा था। हालांकि लड़कियों को गॉसिप पसंद होना आम बात थी, लेकिन सलीना जैसी टॉप स्टूडेंट में इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सब हैरान थे कि सलीना को सेलिब्रिटी गॉसिप सुनना पसंद है, लेकिन चूंकि यह उसका खास शौक था, बाकी लोग भी उसे खुश करने के लिए गॉसिप सुनाते रहते। क्रीफिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी ओलिम्पस ग्रुप थी और वहां सेलिब्रिटी गॉसिप की कोई कमी नहीं थी। लेया तेजी से बता रही थी कि कौन सा कपल असल में बहुत पहले ही टूट चुका है और अब सिर्फ दिखावे के लिए साथ है ताकि फ्लो मिल सके। सलीना बड़े मन से सुन रही थी कि तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कॉल उठाई। दूसरी ओर से क्लारा की आवाज आई, लेडी सलीना, क्या आपके पास समय है? मिल सकते हैं, सलीना ने लापरवाही से कहा। हाँ। उसने एक कैफे का नाम बताया और आधे घंटे बाद वहां पहुंची, जहां क्लारा टोपी और मास्क पहने बैठी थी। क्लारा ने सलीना की आंखों में देखा, थोड़ी चौंक कर बोली, क्या तुम्हें पहले से अंदाजा था कि लिया तुम्हें कंपनी में रहने नहीं देगी? सलीना की आंखें ठंडी थीं, इसका जवाब देने से क्या फायदा? क्लारा चुप हो गई। सच ही था, लिया कभी नहीं चाहती थी कि सलीना रिडल्स में रहे। वह चाहती थी कि वह तुरंत निकल जाए। सिर्फ इसलिए कि उस औरत का अब एक हाथ और एक पैर टूटा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वह शांत हो गई है। खासकर जब सलीना ने खुलेआम मिस रिडल की पहचान छीन ली थी। अगर वह फिर भी चुप बैठ जाती, तो वह वही क्रूर औरत नहीं कहलाती। क्लारा ने सलीना की ठंडी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसका दिल हल्का कांपा। उसने दांत भींचकर कहा, अब समझ आया कि तुमने मुझे वो हादसा मौली पर डालने को क्यों कहा था। सलीना ठंडी मुस्कान के साथ बोली, जैसा को तैसा। लेकिन लिया अब लाचार है, उसमें मज़ा नहीं, तो फिलहाल मौली को ही दोष लेना होगा। क्लारा की आंखों में जटिल भाव थे। वह सलीना को देखती रही, सोचती रही, अगर लिया को पता चल जाए कि सलीना उसकी सारी चालें पहले ही समझ चुकी है और अब उसके हर कदम से वही अपनी मां को मौत की ओर धकेल रही है, तो उसका चेहरा कैसा होगा? शायद सच ही है, बुराई के लिए हमेशा कोई न कोई और भी बड़ा डेमन होता है। अगर लिया को चालाक, निर्दयी और खतरनाक कहा जाए, तो सलीना जैसे उसे काबू करने के लिए ही पैदा हुई थी। बिना हिचकिचाए क्लारा ने कंपनी में सुबह हुई सारी घटना सलीना को बता दी। मौली आज सुबह कंपनी आई थी। उसने कहा कि वह लिया की तरफ से मिस्टर रिडल को कुछ देने आई है, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकली, कई दिनों से उदास मिस्टर रिडल का मूड अचानक बहुत बेहतर हो गया। सलीना की वजह से हाल ही में एल्बर्टो लगातार गुस्से और उदासी में डूबा रहता था। उसका यह असामान्य बर्ताव लोगों को और सोचने पर मजबूर करता था। क्लारा को याद आया कि रिडल परिवार ने सलीना के साथ कितनी निर्दयता दिखाई थी। उसे थोड़ी चिंता हुई। मैंने थोड़ी औरतों वाली चाल चली और मिस्टर रिडल से पूछा। तब जाकर पता चला कि रिडल परिवार तुम्हें कंपनी के राज चुराने के इल्जाम में जेल भेजना चाहता है। सलीना चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर न तो हैरानी थी, न उदासी और न ही गुस्सा। क्लारा ने पूछा, तुम्हें उनसे नफरत नहीं है? उसका अपना पिता कंपनी के फायदे के लिए दूसरी बेटी की बात मानकर इतनी निर्दयता से उसे जेल भेजना चाहता था। किसी भी लड़की के लिए इतना शांत रह पाना असंभव था, लेकिन सलीना सिर्फ शांत ही नहीं थी, बल्कि बिल्कुल उदासीन, जैसे वह बस एक तमाशबीन हो, ठंडी निगाहों से सब देख रही हो। सलीना के होंठ हल्के उठे। बिल्कुल नफरत है? नहीं तो बदला क्यों लेना चाहती? तो फिर तुम? मैं तो अब इसकी आदत डाल चुकी हूँ।
सलीना ने पलकों को उठाया, उसकी खूबसूरत आंखें ठंडी चमक से भरी थीं। ये पिछली बार वाली मेंटल इलनेस की चाल से तो कहीं बेहतर है न? क्लारा को पिछली बार रिडल परिवार द्वारा रची गई साजिश याद आई। उसके होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। सलीना की नज़र में रिडल परिवार के तीनों सदस्य निर्दयी जानवरों से कम नहीं थे। क्लारा समझ नहीं पाई कि अल्बर्टो का लिया और सलीना के लिए इतना अलग रवैया क्यों है, जबकि दोनों उसकी ही बेटियां थीं। वह असमंजस में थी, लेकिन उसे पता था कि रिडल परिवार की बातों से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे बस अपना फायदा देखना था। तो लेडी सलीना, अब मुझे आगे क्या करना है? सलीना की आंखें ठंडी और गहरी हो गईं। हल्की मुस्कान के साथ बोली, उन्हें करने दो। तुम्हें तो शुरू से बस 2 काम करने हैं। पहला, जल्दी से प्रेग्नेंट होना, और दूसरा, किसी तरह वह दस्तावेज चुराकर ओलिम्पस ग्रुप को बेचना। क्लारा की हथेलियों में पसीना आ गया। क्या तुम्हें डर नहीं कि वे सच में तुम्हें फंसा देंगे? आखिरकार अब वो और सलीना एक ही नाव पर सवार थीं। अगर सलीना डूबती तो वह भी बच नहीं सकती थी। सलीना की काली आंखों में एक ठंडी चमक थी। ये मेरा मामला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस वही करना है जो तुम्हें करना चाहिए। खिड़की के बाहर तूफान अचानक और तेज हो गया। क्लारा ने सलीना के नाजुक चेहरे को देखा और कांप उठी। रिडल परिवार चाहे जितना नीच और बेहया था, लेकिन क्या सलीना भी कम निर्दयी थी? अल्बर्टो उसकी चालों से बदनाम हो चुका था। लिया का एक हाथ और एक पैर अब बेकार था और वह बिस्तर पर पड़ी थी, और मौली भी असहाय थी। ऐसे में वह सलीना से पंगा कैसे ले सकते थे? देर सबेर रिडल परिवार पूरी तरह सलीना के हाथों बर्बाद होने वाला था। क्लारा को राहत मिली कि सलीना ने उसे चुना। उसका मन अब और मजबूत हो गया। मैं समझ गई। सलीना ने मिल्क टी की चुस्की ली और ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है, जल्दी काम करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लारा ने अपने पेट पर हाथ फेरा। उसमें सिर्फ उसका बच्चा ही नहीं, उसका भविष्य और सारी महत्वाकांक्षाएं भी थीं। लगभग 20 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, और सलीना पिछली बार उससे आधा महीना पहले मिली थी, इसलिए अगले हफ्ते तक उसे निश्चित जवाब मिल ही जाएगा। सलीना ने संतुष्टि से होंठ टेढ़े किए। क्लारा ने मास्क और टोपी पहन ली, उठी और वहां से चली गई। लेया ने अपनी कॉफी हिलाई, सलीना की ओर देखा और गुस्से से बोली, मैडम, क्या मैं उस परिवार को मार डालूं? वे बहुत परेशान करते हैं। वह आदमी सलीना का पिता था, लेकिन उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कैसे उसे बलि का बकरा बनाया जाए। ये सोचकर लेया इतनी गुस्से में थी कि तुरंत उसे मार देना चाहती थी। सलीना मुस्कुराए और लड़की को शांत किया। उन्होंने मुझे फंसाया, लेकिन मैंने भी वही किया। उसे पता था कि लिया कभी उसे रिडल्स में चैन से रहने नहीं देगी। वो जरूर उसे परेशान करेगी। इसलिए सलीना ने पहले से ही मौली पर इल्जाम डालने की योजना बना रखी थी। मौली का क्या होगा, यह अब लिया की चालों पर निर्भर था, लेकिन ये अलग है। लिया ने गुस्से से कहा, वे मरने लायक हैं। अगर वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो गलत वही हैं। सलीना उसकी सुरक्षा वाली बातों से मुस्कुरा उठी। साथ ही उसके मन में एक सवाल भी उठा, लेकिन क्या मर्दों को दयालु और मासूम लड़कियां ही पसंद नहीं आती? सलीना ने अपनी भौहों पर उंगली फेरी और लंबी पलकों को झुका लिया। तुम इस शहर में मुझ जैसी दिखने वाली कई लड़कियां ढूंढ सकती हो। असल में उसका भलमनसाहत और मासूमियत से कोई लेना देना नहीं था। किसी मायने में वह लिया से भी ज्यादा निर्दयी थी। लिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सलीना को घूरा और बाल खुजलाए। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि सलीना ऐसा कहेगी, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी और प्यारी हो। शायद वह ठीक से कह नहीं पा रही थी, इसलिए सलीना के सामने ही ऑस्वाल्डो को कॉल कर दिया। यंग मास्टर, वो रिडल परिवार के कमीने फिर से यंग मैडम को फंसा रहे हैं। यंग मैडम का मूड खराब है। सलीना चौंकी। लेया को कैसे लगा कि उसका मूड खराब है? वह तो बस थोड़ा जिज्ञासु थी। आधे घंटे बाद ऑस्वाल्डो कैफे में आ गया। उसके हाथ में एक थमस था।
उसकी गहरी आंखें सलीना के चेहरे पर टिकीं। वो पल भर उसे देखता रहा और फिर हाथ उठाकर उसके चेहरे को छुआ। क्या हुआ? सलीना हैरान रह गई कि वह खुद आ गया। उसने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि क्या कोई मर्द सच में। वह ठिठकी और शब्द तौले। उद्धरण चिन्ह ... सिर्फ बुरी औरत को भी पसंद कर सकता है। हाँ, ऑस्वाल्डो ने उसके होठों को दबाते हुए दृढ़ता से कहा। तुम सबसे अनोखी हो और सब तुम्हें ही पसंद करेंगे। वो उसे पसंद करता था, सबसे ज्यादा। उसका हर हिस्सा उसे चाहता था। उसका हर सेल सलीना से पागलों की तरह मोहब्बत करता था। वो इतना चाहता था कि उसे अपनी बाहों में भरकर कभी अलग न करे। सलीना ने उसकी आंखों में देखा। उसके दिल में एक भाव उठा। अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी तुम्हें लगती हूँ तो। उसने क्रीफिया में आने के बाद की सारी घटनाओं को सोचकर हल्का भौहें सिकोड़ ली। सलीना ने पास खड़े ऑस्वाल्डो की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं खून से सनी निर्दयी और ठंडी औरत हूँ तो क्या तुम मुझे जानने का अफसोस करोगे? ऑस्वाल्डो ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम निर्दयी बनो। सलीना थोड़ी चौंक गई। ऑस्वाल्डो की पतली उंगलियां उसके होंठों के कोनों पर टिक गईं ताकि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करे। अगर सलीना ज्यादा दयालु न होती या फिर थोड़ी स्वार्थी होकर उस पर भरोसा करने को तैयार होती तो अब तक जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई थी शायद वे सब दुनिया से गायब हो चुके होते। सलीना ने कुछ सेकंड तक उसकी आंखों की गहराई और कोमलता को देखा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी की मुस्कान आई और उसने सिर हिला दिया। चाहे तुम जैसी भी बनो, मैं तुम्हें जानने का पछतावा कभी नहीं करूंगा। ऑस्वाल्डो की आंखें धुंधली हो गईं जब उसने उसकी नर्म त्वचा को छुआ। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं जान पाया। अगर उसने उसे पहले देखा होता तो शायद वह। ऑस्वाल्डो जैसे ही कुछ सोचने लगा, उसकी आंखों में एक उदासी की परत छा गई। उसकी यह हल्की सी उदासी सलीना के दिल को थोड़ा चुभ गई। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाकर उसके माथे को दबाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं। ऑस्वाल्डो ने उसे देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे उसमें उसे खींच लेना चाहती हूँ। सलीना ने कहा, जब हम मिले थे तुम अविवाहित थे और मैं भी अविवाहित थी और वही सबसे अच्छा समय था। अगर उस दिन वह जरा देर से आई होती तो ऑस्वाल्डो की मंगेतर भागी न होती, या अगर वह देर से आता तो सलीना मुड़ चुकी होती। तो शायद उनका मिलना लिखा ही नहीं होता। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वे उस न ज्यादा जल्दी और न ज्यादा देर वाले पल में टकरा गए और फिर अपनी अपनी जरूरत पूरी कर पाए। ऑस्वाल्डो के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने सिर हिलाया। कैफे के बाहर की बारिश न जाने कब हल्की फुहार में बदल गई। कुछ देर बाद बारिश थम गई और सूरज की रोशनी फिर से दिखने लगी। दोपहर का खाना खत्म करने के बाद सलीना ने कैफे में थोड़ी देर नींद ली और दोपहर में उसका एग्जाम था, इसलिए ऑस्वाल्डो खुद उसे स्कूल छोड़ने गया। और ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के छात्रों से उसका किया हुआ शर्त अब तक लंच ब्रेक के बाद दोनों यूनिवर्सिटी में फैल चुका था। जब सलीना सड़क पर चल रही थी तो वह जैसे चमकती हुई शख्सियत लग रही थी और क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र उसे देखकर बेहद उत्साहित हो रहे थे। आखिरकार उस शर्त के कंटेंट में क्रीफिया यूनिवर्सिटी के और कोई शामिल नहीं थे। अगर वह जीतती तो पूरी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन होता और अगर हारती तो नतीजे सिर्फ उसी को भुगतने पड़ते। और क्योंकि उसने खुद क्रीफिया यूनिवर्सिटी की तरफ से खड़ा होना स्वीकार किया था, इसलिए सिर्फ एक दोपहर में सलीना लगभग पूरी यूनिवर्सिटी के छात्रों की आइडल बन गई थी। क्लासरूम में पहुंचने से पहले ही ज़ैकरी ने उसे रोक लिया। वो लड़का उसे थोड़ी खाली सी निगाहों से देखते हुए बोला, सलीना, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुलाया है। सलीना ने घड़ी देखी, अभी एग्जाम में आधा घंटा बाकी था। उसने बैग कंधे पर टांगा और ज़ैकरी के साथ स्टूडेंट यूनियन की ओर चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं और सबके चेहरे पर वही हाव भाव थे जैसे ज़ैकरी के थे।
यहाँ तक कि रोनन का भी, जो हमेशा सख्त चेहरे वाला था, चेहरे पर हल्की सी भावनाएं दिखीं। उसने टेबल पर रखे दस्तावेजों का एक पुलिंदा सलीना की ओर बढ़ाया। ये एडवर्ड की जानकारी है। सलीना ने उठाया नहीं, बल्कि भौहें उठाकर पूछा, क्या मैं उसे हरा नहीं सकती? ऐसी बात नहीं है, रोनन बोला। एडवर्ड का परिवार पीढ़ियों से डॉक्टर रहा है। सलीना ने सिर हिलाया और उजली मुस्कान के साथ बोली, तो सीनियर्स को चिंता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, लेकिन वह रुकी और उसकी आंखों में जरा सी हैरानी झलकी। सीनियर्स, आप तो क्रिफिया यूनिवर्सिटी का गौरव हो, आपको ओल्मरिच यूनिवर्सिटी से डरना नहीं चाहिए। फिर ये सब क्या है? बिली बोला, सलीना, तुम समझ जाओगी जब इसे पढ़ लोगी। सलीना ने फाइल ली और एक नज़र में पलट डाली। उसके चेहरे पर कोई खास हावभाव नहीं आए, बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत की, उसका बैकग्राउंड इतना मजबूत है। खान परिवार पीढ़ियों से डॉक्टर रहा है और क्रीफिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उन्हीं का है। एडवर्ड मेडिकल टैलेंटेड था, बचपन से ही मेडिकल अवार्ड जीतता रहा था और उसने कई सनसनीखेज पेपर भी पब्लिश किए थे। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन से पहले ही वो क्रीफिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अटेंडिंग डॉक्टर बन गया था और हर हफ्ते एक मुश्किल सर्जरी करता था। बचपन से अब तक उसे कभी चुनौती नहीं मिली थी, यही वजह थी कि वह आज सुबह इतना गुस्से में था। सलीना ने उजली मुस्कान के साथ फाइल रोनन को लौटा दी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं समझ गई। रोनन ने पूछा, क्या तुम जीत पाओगी? मुझे पता है कि क्लिनिक में जाने की मेरी उम्मीदें कम हैं, सलीना ने ईमानदारी से कहा, क्योंकि इस क्षेत्र में हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन होता है और मेडिकल में लापरवाही की कोई जगह नहीं। लेकिन एग्जाम में वो मुझे हरा नहीं सकता। सलीना की बात सुनकर बाकी लोग अब चिंतित नहीं रहे। समय होते देख सलीना पलटकर एग्जामिनेशन रूम चली गई। एग्जाम अच्छे से खत्म हुए और सलीना हर दिन जल्दी कैसल लौटकर अपने कमरे में बंद होकर परफ्यूम बनाने लगती। एक हफ्ते बाद उसे क्लारा से एक मैसेज मिला, जिसमें बस एक लाइन थी, आई एम प्रेग्नेंट। सलीना के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। वाकई, इंसान चाहे औरत हो या मर्द, अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर सकता है। लेया पास आए और पूछी, तो मैडम, क्या अब हम रिडल परिवार के पास जाएंगे? सलीना के होंठों पर मुस्कान आई, अभी कोई जल्दी नहीं है। अगर अल्बर्टो उस पर सबूत लगाना चाहता था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि या तो वह खुद रिडल परिवार में मौजूद हो या उससे जुड़ा कोई इंसान वहां हो। और सब जानते थे कि रिडल परिवार में उसका कोई अपना नहीं था। उसे और लेया को रिडल परिवार गए लगभग 10 दिन हो चुके थे और इतने दिनों में उनके लिए फर्जी सबूत तैयार करना असंभव था। उसके पास 10% शेयर थे, जिसकी वजह से रिडल परिवार की नींद उड़ी हुई थी। वे उसे जेल भेजकर वे शेयर हथियाना चाहते थे, तो जाहिर है वे खुद उसे कंपनी बुलाने का बहाना निकालेंगे। अब ये तय करना कि जाना है या नहीं और कब जाना है, वह पूरी तरह सलीना पर निर्भर था। 2 दिन बाद आखिरकार अल्बर्टो का कॉल सलीना के फ़ोन पर आया। सलीना ने उठाया, फ़ोन को टेबल पर फेंक दिया और मुड़कर परफ्यूम की बोतल उठाने लगी। आज दोपहर कंपनी में एक बहुत ही ज़रूरी शेयरहोल्डर्स मीटिंग है, अल्बर्टो ने ठंडे स्वर में कहा, यह उम्मीद करते हुए कि सलीना खुश होकर तुरंत राज़ी हो जाएगी। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अल्बर्टो ने अधीर होकर दोबारा कहा, लेकिन अब भी कोई आवाज़ नहीं आई। बस कदमों की आहट साफ सुनाई दी, जिससे पता चल रहा था कि सलीना वहीं थी। पर ये यकीन करना मुश्किल था कि उसने उसकी बात सुनी भी थी या नहीं। पहले अगर अल्बर्टो को इतना अनसुना किया जाता, तो वह फ़ोन पटक चुका होता। लेकिन इस बार उसे यकीन दिलाना था कि सलीना को दोपहर में ऑफिस आना ही होगा। आज दोपहर कंपनी में बहुत ही ज़रूरी शेयरहोल्डर्स मीटिंग है। सलीना, क्या तुमने सुना या नहीं? जवाब दो। सलीना, मुझे पता है तुम वहीं हो, अभी मुझे जवाब दो। एक उग्र जानवर की तरह अल्बर्टो शुरुआत में जैसे तैसे अपने गुस्से को दबा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा चीख में बदल गया, जो किसी के कान के पर्दे चीर दे।
सलीना ने एक परफ्यूम की बोतल तैयार की, उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा और संतुष्टि महसूस की। उसने नाजुक परफ्यूम की बोतल को डिब्बे में रखा और पैक कर दिया। ये पहला परफ्यूम था जो उसने सफलतापूर्वक बनाया था और उसने तय किया कि यह ऑस्वाल्डो को गिफ्ट करेगी। ऑस्वाल्डो के शरीर पर हमेशा हल्की, ठंडी सी खुशबू रहती थी, जो परफ्यूम जैसी थी, लेकिन पूरी तरह वैसी नहीं, इसलिए सलीना को यकीन नहीं था कि मर्द परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं या नहीं। लेकिन अगर यह सिर्फ दिखावे के लिए भी हो, तब भी सुंदर था। सलीना ने बॉक्स पैक करने के बाद गंभीरता से 3 बार हाथ धोए। सब कुछ पूरा होने के बाद ही वह टेबल की ओर बढ़ी और फोन पर स्पीकर ऑन किया। इस समय तक एल्बर्टो हिस्टीरिया भरे गुस्से की हालत में था। सलीना की ठंडी आवाज ने उस आदमी की अप्रिय आवाज को रोक दिया। क्या? एल्बर्टो ने गुस्से से डांटा, सलीना, तुमने मेरी हिम्मत कैसे की? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, सलीना ने फोन का बटन दबाकर कॉल काट दिया। वह ऑस्वाल्डो को गिफ्ट देने जा रही थी और यह अप्रिय आवाज उसके दुर्लभ अच्छे मूड को खराब कर देती। सलीना ने टेबल से परफ्यूम का बॉक्स उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। कॉल कटे हुए फोन को देखते ही एल्बर्टो अब दिल का गुस्सा और नहीं सह पाया और फोन जोर से जमीन पर पटक दिया। ये देखकर पास खड़ी मॉली डर गई। मॉली ने गुस्से में कहा, वह औरत दिन ब दिन और ज्यादा घमंडी होती जा रही है। ये कहते ही मॉली ने बेधड़क लिया को कॉल मिलाना शुरू कर दिया ताकि कोई हल निकले। क्लारा ने ये सब देखा और उसे बेहद हास्यास्पद लगा। रिडल परिवार में अगर कोई लड़ सकता था तो वह सिर्फ लिया थी। मॉली बेवकूफ और स्वार्थी थी। एल्बर्टो आमतौर पर काफी चालाक था, लेकिन न जाने क्यों जब बात सलीना पर आती थी तो वह हमेशा अपना आपा खो देता था। वह सलीना से नफरत करता था और उसे देखना भी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि किसी और के मुंह से उसके जैसी बेटी का नाम सुनना भी उसे उदास कर देता था। वह हमेशा ये जताना चाहता था कि वह सलीना का बाप है, लेकिन सलीना कभी उसकी परवाह नहीं करती थी। इससे उसकी अयोग्यता और बदसूरती और साफ झलकती थी। हालांकि क्लारा एल्बर्टो को तुच्छ समझती थी, लेकिन जो करना जरूरी था वह तो करना ही था। क्लारा आगे बढ़ी, उसके माथे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, मिस्टर रिडल, मुझे लगता है इस मामले में आपने ठीक से नहीं सोचा। एल्बर्टो की आंखों में दुश्मनी भरी थी और वह गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन क्लारा के पेट पर नजर डालते ही उसने गुस्सा रोक लिया और ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्लारा ने नर्म आवाज में समझाया, मिस्टर रिडल, सलीना की प्रकृति के बारे में सोचिए। इतने दिनों तक आपने उसे फोन नहीं किया। अगर अचानक कॉल करके कहें कि कंपनी की मीटिंग में आना है, तो वह जरूर शक करेगी। एल्बर्टो की भौहें सिकुड़ गईं। असल में सिर्फ इन दिनों ही नहीं, बल्कि कई सालों से उसने सलीना को कभी फोन ही नहीं किया था। तो जब अचानक उसे उसका फोन मिले, तो सलीना शक न करे, ऐसा कैसे हो सकता था? पहले की शर्मीली और चुप रहने वाली सलीना शायद खुश हो जाती, लेकिन अब की यह तेज और मजबूत सलीना तो साफ देख लेती कि इसमें कोई छुपा मकसद है। यही वजह थी कि उसने उसके कॉल काट दिए। एल्बर्टो का चेहरा काला पड़ गया। क्लारा ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और नर्म आवाज में कहा, लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं है। बस आप थोड़ा नर्म रवैया अपनाएं और उसे इस मसले की अहमियत समझाएं। वैसे भी ये कंपनी उसकी माँ की जान थी, वो जरूर आएगी। तब एल्बर्टो ने क्लारा का हाथ थपथपाया, तुम होशियार हो। मॉली तो बस सलीना को गालियां दे रही थी। अगर लिया न होती तो एल्बर्टो कब का उसे तलाक दे चुका होता। तभी मॉली फोन करके लौटी और देखा कि क्लारा एल्बर्टो के कंधे पर सिर रखे बैठी थी। दोनों इतने करीब थे कि उसे देखकर भी अलग होने की कोशिश नहीं की। मॉली का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन गुस्से में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह आगे बढ़ी, कुछ कहने ही वाली थी कि एल्बर्टो पहले ही चिढ़कर बोल पड़ा, कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है। मॉली के होंठों पर आए शब्द अटक गए और उसने नफरत से क्लारा को घूरा। क्लारा ने उसे उकसाने वाली मुस्कान दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि मॉली को दया की नज़र से देखे या नफरत से।
उसने नव्या की मौत का कारण बनकर मिसेस रिडल की कुर्सी तो पा ली थी, लेकिन अपने पति की खुलेआम बेवफाई के सामने भी वह चुप रहती थी, लड़ने की हिम्मत तक नहीं करती थी। अगर उसने लिया को जन्म न दिया होता तो वह कब की मिट चुकी होती। ये सोचते ही क्लारा के ज़हन में सलीना का चेहरा आया और वह सिहर उठी। मौली की नव्या से तुलना ही नहीं हो सकती थी। कैसे एक फीनिक्स और एक मामूली चिड़िया बराबर हो सकती हैं? क्लारा की आंखों में तिरस्कार देखकर मौली गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। उसे हमेशा पता था कि अल्बर्टो के बाहर और औरतें थीं, लेकिन क्योंकि लिया थी, उसे कभी डर नहीं था कि उसकी जगह छिन जाएगी। लेकिन अब ये औरत उसे बार बार उकसा रही थी। मौली पहले तो लिया को बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि लिया अब खुद बुरी तरह घायल है और अपनी देखभाल भी नहीं कर सकती, वो और क्या करती। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी बेटी थी, और जब तक लिया जिंदा थी, बाहर की औरतें मिसेस रिडल की उसकी गद्दी नहीं हिला सकती थीं। लिया ही मौली की रीढ़ थी। दोनों औरतों के बीच ये छुपा संघर्ष अल्बर्टो को नजर नहीं आया। वह तो क्लारा की सलाह मानकर फिर से फोन उठाता है और गुस्से को दबाते हुए सलीना का नंबर मिलाता है। लेकिन जब कॉल किया गया तो दिखा कि सलीना का फोन स्विच ऑफ था। अल्बर्टो गुस्से में फटने ही वाला था कि क्लारा पहले बोली, इस समय फोन बंद करना जाहिर है कि सलीना आपसे डर रही है। मिस्टर रिडल, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वह फोन जरूर चालू करेगी, फिर आप आराम से उसे कॉल करिए और इस बारे में बात करिए। कोई समस्या नहीं होगी। क्लारा बाहर से तो सांत्वना दे रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर अल्बर्टो को नीचा समझ रही थी। इतना आसान सा काम अल्बर्टो की जिद और घमंड की वजह से इतना मुश्किल बन गया। अब उसे ही तरीका बदलकर उसकी तारीफ करनी पड़ रही थी। आखिर ऐसा इंसान सलीना जैसी औरत का सामना करने लायक कैसे हो सकता है? अल्बर्टो ने उसे एक नज़र देखा। क्लारा ने धीरे से कहा, मिस्टर रिडल, गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत को नुकसान होगा। सलीना के लिए इतना नुकसान उठाना सही नहीं। ये कहते हुए उसने अपना पेट सहलाया। अल्बर्टो का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा और उसने मौली की ओर देखा, तुम जा सकती हो। मौली का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पति अपनी रखेल के साथ था और उससे जाने के लिए कह रहा था। मौली को भीतर से अपमान और रोष की लहर ने घेर लिया। लेकिन एक औरत होने के नाते वह बरसों से चुप रहना सीख चुकी थी। जब वह जवान थी और अल्बर्टो उसे गर्भवती हालत में छोड़कर नव्या से शादी करना चाहता था, तब भी उसके मायके ने उसे चुप रहने की सलाह दी थी और उसने वही किया। बाद में लिया के सहारे वह मिसेस रिडल बन पाई। इन सालों में अल्बर्टो का उसके लिए प्यार कब का खत्म हो गया था और उसने बाहर अनगिनत औरतों से नाते बना लिए थे। लेकिन बेटी और रिडल परिवार की इज्जत दौलत के लिए उसने सब सहा। अब जब लिया गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में है, उसे कंपनी की कुछ खबर नहीं और न ही कोई सहारा है, तो वह और क्या कर सकती थी सिवाय सहने के। तलाक मुमकिन नहीं था। मौली में इतनी हिम्मत नहीं थी और न ही वह रिडल परिवार की दौलत छोड़ सकती थी। आखिर में उसने बस क्लारा को गुस्से से घूरा और पलटकर बाहर निकल गई। इस बार क्लारा को सच में मौली के लिए थोड़ा अफसोस हुआ। ये औरत शायद सिर्फ छोटी सलीना के सामने सौतेली माँ वाला रौब दिखा सकती थी। अल्बर्टो के सामने तो वह पूरी तरह झुकी हुई थी। इतनी काया औरत तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, इवन अगर उसे पता चल भी जाए कि क्लारा के पेट में अल्बर्टो का बच्चा है। लेकिन लिया अलग है। क्लारा को लिया की चालों की याद आते ही बदन सिहर गया। वह मौली से भिड़ सकती थी, पर लिया से नहीं। पहले सलीना ही उसके निशाने पर थी। लगभग सारी साजिशें उसी ने सोची थीं, हर बार और ज्यादा जहरीली। अगर लिया को पता चल गया कि क्लारा के पेट में ऐसा बच्चा है जो उसकी जगह को खतरे में डाल सकता है, तो क्लारा की जान पर बन सकती थी। लेकिन सलीना ने उससे वादा किया था कि वह उसे बचाएगी। रिडल परिवार की इन दोनों बहनों के बारे में सोचते ही क्लारा ने जल्दी से अपनी महत्वाकांक्षाएं दबाईं और नर्म लहजे में अल्बर्टो को दिलासा देने लगी। कैसल में दिन में बाहर आना सलीना के लिए दुर्लभ था। लिया ने जिज्ञासा से पूछा, मैडम, आपके हाथ में ये क्या है?
यंग मास्टर के लिए तोहफा, सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कहाँ है? दोपहर का वक्त हो चुका था और ऑस्वाल्डो की आदत के अनुसार अब तक उसे लौटाना चाहिए था। लेया फौरन दौड़ पड़ी, मैं यंग मास्टर को बुला लाती हूँ। सलीना मुस्कुरा दी और हॉल में आकर हाथ में पकड़ा सामान टेबल पर रख दिया। बटलर पास आया और बोला, मैडम, पिछली बार आपने कहा था कि आपका कोई दोस्त आने वाला है, क्या हमें कुछ तैयारी करनी होगी? बटलर अंदर की बात नहीं जानता था। उसे तो बस लगता था कि सलीना ने बहुत तकलीफें झेली हैं, न माँ बाप, ऊपर से ताने और जुल्म, फिर भी कोई उसका दोस्त बनना चाहता है, तो वह दोस्त वाकई काबिले इज्जत है। उन्हें यंग मास्टर की तरफ से उस दोस्त का शुक्रिया करना चाहिए। सलीना की नज़र ठंडी हो गई, होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। नहीं नोआ, मुझे बस उसे ये दिखाना है कि मैं अब कितनी अच्छी तरह जी रही हूँ। बस एक वाक्य ने बटलर को असली मर्म समझा दिया। जिसका रिश्ता ही न हो, उससे चोट लगे तो ज्यादा नहीं चुभता, लेकिन जब चोट अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद से मिले तो वह नासूर बन जाती है। बटलर का चेहरा, जो अभी तक नर्म था, अचानक कड़ा हो गया और आंखों में गुस्सा झलक आया। कैसे इतनी प्यारी और समझदार लड़की की जिंदगी में बस घटिया लोग ही आए। सलीना ने पानी का गिलास उठाकर एक घूंट लिया, तभी ऑस्वाल्डो अंदर से चला आया। सलीना ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, आंखों में चमक दौड़ गई। वो खड़ी हुई और न जाने कैसे उसने खुद पहल करके ऑस्वाल्डो का हाथ पकड़ लिया और उसे टेबल की ओर खींच लाए। उसके चेहरे पर वैसा भाव था जैसे कोई लड़की शाबाशी चाहती हो, देखो, तुम्हें पसंद है। उसने मन ही मन सोचा कि ऑस्वाल्डो शाही खानदान से है, उसका स्वाद सबसे ऊंचा है, अगर उसने इसे अच्छा कहा तो इसका मतलब ये वाकई बेहद अच्छा है। ऑस्वाल्डो के लिए यह अनोखा था, उसकी हमेशा शांत और संयमी पत्नी का यह मासूम सा उम्मीद भरा चेहरा। उसकी आंखों की नरमी जैसे छलक पड़ने वाली थी। उसने डिब्बा खोला, अंदर से 2 चमचमाते हरे और साफ सुथरे कांच के शीशियां झलक रही थीं। सलीना की दमकती आंखों के बीच ऑस्वाल्डो ने एक बोतल का ढक्कन खोला और हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई। एक अनोखी महक, जैसे बर्फीले दिन अगरबत्ती की बची खुची महक, ठंडी और अजीब तरह से गहरी। ऑस्वाल्डो ने सूंघा, कमीलिया। सलीना हैरान रह गई। इस कमरे में तो कमीलिया की खुशबू अब नहीं थी, फिर भी ऑस्वाल्डो ने पहचान लिया। ऑस्वाल्डो ने ढक्कन वापस लगाकर सलीना की बड़ी आंखों में देखा, दिल और दिमाग की उमंग को दबाते हुए वो लगभग झुककर उसे चूम लेना चाहता था। मेरे लिए? सलीना मुस्कुराई, हाँ, यह मेरा बनाया पहला परफ्यूम है। फिर सोच समझकर, मगर जिद्दी लहजे में जोड़ा, भले ही यह परफेक्ट ना हो, लेकिन तुम्हें इसे रखना ही होगा। उसने पहले कभी किसी के लिए अपने हाथों से कोई तोहफा नहीं बनाया था। ऑस्वाल्डो मुश्किल से खुद को रोक पाया, लगभग उसे चूम ही लिया। वह थोड़ा और करीब आया और धीमे स्वर में बोला, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं इसे किसी और को दूं? सलीना की आंखें थोड़ी फैल गईं, क्या उसे ये तोहफा पसंद नहीं आया? ऑस्वाल्डो और झुका, उसके पतले होंठ लगभग उसके माथे को छूने लगे। उसकी आवाज में बेहद नरमी थी, मेरी माँ को परफ्यूम बहुत पसंद है। अगर उन्हें तुम्हारे हाथों से बना तोहफा मिला तो वह बहुत खुश होंगी, शायद हैरान भी। एक बेटी होने के नाते सलीना जानती थी कि माँ को तोहफा देना कितना मायने रखता है। कोई शक नहीं, ऑस्वाल्डो इस तोहफे से बेहद खुश था। क्या ये ठीक होगा? वह थोड़ी खुश मगर हिचकिचाई, आखिरकार यह अभी ट्रायल ही है। अगर ऑस्वाल्डो की माँ को सचमुच परफ्यूम पसंद था तो उनका नजरिया कड़ा हो सकता था। ऑस्वाल्डो के होंठ हल्के से मुस्कुराए, वह झुककर उसके कानों से लगा और धीरे से बोला, उन्हें जरूर पसंद आएगा, आखिरकार यह उनकी बहू का तोहफा है। सलीना का चेहरा लाल हो गया और वह अनायास इनकार करना चाहती थी। आखिरकार वह सच में उनकी बहू कहाँ थी? लेकिन ऑस्वाल्डो की अगली बात ने उसे ढील दी। मेरी माँ को परफ्यूम सिर्फ पसंद ही नहीं था, वह खुद भी परफ्यूम बनाने में माहिर थीं। सलीना की आंखें चमक उठीं। वह ऑस्वाल्डो की मंशा समझ गई। चाहे उसमें कितनी भी काबिलियत हो, वह अभी भी आधे रास्ते पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत दूर।
उसे नव्या की वो रेसिपीज याद आई, लेकिन वे लिया के पास थीं और उसके पास कोई सबूत नहीं था। यहाँ तक कि वह नहीं जानती थी कि लिया प्रतियोगिता में कौन सी रेसिपी इस्तेमाल करेगी। अगर दोनों ने एक ही रेसिपी का इस्तेमाल कर लिया तो उसके लिए बिल्कुल भी फायदा नहीं था। दूसरी बात, अगर सलीना नव्या का फॉर्मूला वापस पाना चाहती है और इस मामले को सुलझाना चाहती है, तो उसे सबके सामने ये साबित करना होगा कि उसके पास नव्या से आगे बढ़ने की ताकत है। सिर्फ ताकत ही उसे यह अधिकार दे सकती है कि वो सबके सामने लिया से सवाल कर सके। जीनियस परफ्यूमर्स होना इतना आसान नहीं होता। ये निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है। और जो औरत ऑस्वाल्डो जैसे बेटे को जन्म दे सकती है, वह भी कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती। अगर ऑस्वाल्डो की मां उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती, तो शायद वह समस्या, जिसने उसे कई दिनों से परेशान कर रखा था, आसानी से हल हो जाती। आखिरकार सलीना ने हामी भरी और ऑस्वाल्डो की मां को 2 खराब उत्पाद की बोतलें दे दी। लेकिन उसने ऑस्वाल्डो का चेहरा देखा, होंठ काटे और आखिर में कहा, अगर उन्हें पसंद न आए तो तुम्हें मुझे जरूर बताना होगा। आखिरकार, भले ही उसे हीन भावना नहीं थी, लेकिन ये कलंक एक सच्चाई थी। एक माँ शायद ही कभी चाहेगी कि अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चुने। इस तरह ऑस्वाल्डो को बीच में डालना ठीक नहीं होता। लग रहा था कि ऑस्वाल्डो उसकी सोच को समझ गया था और उसके दिल में एक असहजता सी उठी। वह आत्मविश्वासी, खूबसूरत, मजबूत और बहादुर सलीना को पसंद करता है, न कि उसे इतनी सतर्क और हिचकिचाती देखना। उसके चेहरे की मामूली सी शिकन भी ऑस्वाल्डो को प्रभावित कर देती थी। उसने अपनी उंगली सलीना के नाजुक होंठों के कोनों पर रखी, थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये तोहफा मेरी माँ के लिए है और मेरे लिए तुम एक और तोहफा दोगी, ठीक है? सलीना की पलकें झपकी, उसकी आंखों में हल्की चमक आई और उसने धीरे से पूछा, क्या चाहोगे? ऑस्वाल्डो की नज़रें उसकी आंखों पर जमी थीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से वही परफ्यूम मुझे दो जिसने प्रतियोगिता जीती है। सलीना अचानक सन रह गई। आमतौर पर किसी भी परफ्यूमरी प्रतियोगिता की विजेता एंट्री ब्रांड का मुख्य उत्पाद बन जाती है और बड़े पैमाने पर बेचने के लिए तैयार की जाती है। सलीना अभी परफ्यूमरी में नई थी, उसने इस स्तर पर कभी नहीं सोचा था। और उसका असली मकसद केवल नव्या और खुद सलीना के लिए इंसाफ पाना था, न कि मुनाफा कमाना। इसलिए ऑस्वाल्डो की यह ख्वाहिश वास्तव में वह पूरी कर सकती थी। और जब ऑस्वाल्डो ने यह इच्छा जताई, तो सलीना को जैसे हल्की सी प्रेरणा मिल गई। दुनिया के सबसे खास आदमी के लिए सबसे अनोखा तोहफा। सलीना मुस्कुराई, ठीक है। इस पल तक सलीना को पता नहीं था कि ऑस्वाल्डो बतौर जज शामिल होगा और उसका ये सार्वजनिक तोहफा देना कितनी बड़ी हलचल मचाएगा। ऑस्वाल्डो मुस्कुरा उठा। ... ऑस्वाल्डो ने ये तोहफा हवाई जहाज से राजधानी भिजवा दिया। सलीना ने लंच किया और आधा घंटा झपकी लेने के बाद मोबाइल फिर से ऑन किया। स्क्रीन ऑन होते ही एल्बर्टो का कॉल आ गया। सलीना ने आलस से भरी हल्की सी मुस्कान के साथ कॉल रिसीव किया। क्लारा की चालें बहुत तेज थीं। एल्बर्टो को सलीना ने काफी समय से नजरअंदाज किया था, फिर भी वह गुस्सा दबाकर सामान्य लहजे में बोला, आज दोपहर 3 बजे कंपनी की बहुत अहम शेयरहोल्डर्स मीटिंग है, सभी शेयरहोल्डर्स की मौजूदगी जरूरी है। सलीना के होंठों पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान आई, तुम इतने मेहरबान हो कि मुझे खास तौर पर मीटिंग में बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे हो। अगर तुम बार बार तमाशा न करती और रुकने का नाम लेती, तो शायद मुझे फ़र्क ही न पड़ता कि तुम कभी ऑफिस आओ या नहीं। एल्बर्टो फिर से भड़कने ही वाला था कि तभी फ़ोन पर क्लारा की समझाने वाली आवाज़ आई, मिस्टर रिडल, आप और लेडी सलीना कम से कम बाप बेटी हैं। कोई पिता अपनी बेटी से नाराज़ नहीं रह सकता। लेडी सलीना की मां जल्दी गुजर गईं, उसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। आप उसे और प्यार देंगे तो वह हमेशा याद रखेगी। एल्बर्टो गुस्सा रोक रहा था, लेकिन क्लारा के पेट में उसका बच्चा था और अगर बेटा हुआ तो उसके लिए तो खजाना साबित होगा। इसलिए वह उसकी बात मान गया। इसके अलावा, अगर सलीना नहीं आई, तो उनकी सारी योजनाएं बिगड़ जाएंगी।
जब से सलीना ने रिडल के 10% शेयर हासिल किए थे और 2 बार ऑफिस में हंगामा किया था, तब से एल्बर्टो को रात दिन बेचैनी लगी रहती थी। मानो गले में लटकती तलवार किसी भी वक्त गिरकर उसे खत्म कर देगी। इसलिए उसने ठान लिया था कि सलीना को रिडल से बाहर निकालना ही होगा और हमेशा के लिए क्रीफिया से गायब कर देना होगा। आखिर उसने गुस्से को दबाकर वह बात कही जो उसके लिए बेहद अपमानजनक थी। कंपनी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, अब यह अस्तित्व का सवाल है। कंपनी तुम्हारी माँ ने बनाई थी, तो तुम्हें जानकारी होना स्वाभाविक है। सलीना ये सुनकर खुश हुई, उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। लेकिन पिछली बार जब मैं कंपनी आई थी, तुमने मीटिंग लंच टाइम पर रखी थी ताकि मुझे पता न चले। इस बार तुमने खुद मुझे बताया, तो क्या मैं शक न करूं? ये सुनते ही एल्बर्टो का चेहरा पीला पड़ गया। सलीना के शब्द सुनकर उसका दिल धड़क उठा और डर सा लगने लगा। वो इतना झुका हुआ था, लेकिन सलीना फिर भी इतनी बेबाक थी। फिर भी उसे आज किसी तरह सलीना को ऑफिस लाना ही था। पिछली बार भी तुमने तमाशा किया था, है ना? एल्बर्टो ने भारी आवाज में कहा, आज की मीटिंग में वे कई पुराने शेयरहोल्डर्स होंगे जिन्होंने तुम्हारी माँ के साथ मेहनत की थी। जब उन्हें पता चला कि तुम वापस आई हो, तो उन्होंने तुम्हें देखने की इच्छा जताई। वो असल में ये खबर सलीना को बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये लड़की बहुत मुश्किल थी, इसलिए उसे कुछ मीठा दिखाना जरूरी था, वरना यकीन नहीं था कि सलीना आएगी। सलीना हैरान रह गई और हल्का सा मुस्कुराई। लगता है नव्या वाकई गजब की औरत थी। इतने साल बीतने के बाद भी लोग सिर्फ उनके नाम पर रिडल वापस आ गए थे। जिन लोगों ने नव्या का साथ दिया था, उनकी क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। भले ही वे रिडल से दूर चले गए थे, लेकिन वे अपनी जगह बना चुके थे, और अब जैसे ही उन्होंने सुना कि नव्या की बेटी रिडल में है, वे फिर से लौट आए। सलीना को ये बात बहुत पसंद आई। वो हल्की सी मुस्कुराए और ठंडे लहजे में बोली, ठीक है, उनके लिए मैं आऊंगी। लेकिन मिस्टर रिडल, अगर तुमने कोई चाल चली तो पछताना पड़ेगा। एल्बर्टो के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसके भीतर अनजानी सी दहशत भर गई। लेकिन वे बूढ़े लोग कई साल पहले रिडल छोड़ चुके थे, अब कंपनी में उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था। इसलिए वह सोच रहा था कि सलीना उसकी पोजीशन को कैसे हिला सकती है। जब तक सारे शेयर उसके हाथ में हैं, रिडल हमेशा उसी के पास रहेगा, जब तक कि कंपनी दिवालिया न हो जाए। आखिरकार रिडल नव्या की आत्मा थी। भले ही सलीना का उससे बहुत लगाव न हो, लेकिन लौटे हुए पुराने लोग कभी नहीं चाहेंगे कि सलीना उसे बर्बाद करे। वे लोग रिडल परिवार के लिए सबसे वफादार और मजबूत सहारा हैं। वे जरूर सलीना की मदद करेंगे और रिडल्स को फिर से ऊपर उठाएंगे, शायद पहले से भी ऊंचाई तक। और एल्बर्टो को बस अपने हाथ में मौजूद शेयर मजबूती से पकड़े रखने थे। रिडल्स के चेयरमैन की कुर्सी पर जमकर बैठना था, अपनी पोजीशन का फायदा उठाना था और फिर आराम से अपनी सफलता का आनंद लेना था। सलीना चाहती थी कि अफवाहों का इस्तेमाल करके उसे गहरी चोट पहुंचाए और रिडल्स उससे छीन ले, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन था। एल्बर्टो ने दांत भींचते हुए कहा, बेहतर होगा तुम देर मत करना। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सलीना ने अपने फ़ोन से एल्बर्टो से जुड़े सारे कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए और फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। जिनसे उसे नफरत थी, उनका नंबर तक फ़ोन में रहना उसे चिढ़ाता था। उसने मोबाइल साइड में रखा, क्लोक रूम में जाकर बाहर जाने के कपड़े बदले, हल्का मेकअप किया, हाई हील्स पहनी और नीचे उतर आई। बगीचे में लेया जाल लेकर झींगुर पकड़ रही थी ताकि सलीना की नींद में खलल न पड़े। सलीना को सजा धजा देख वह तुरंत जाल छोड़कर दौड़ी आई। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? सलीना ने चश्मा लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, गाड़ी निकालो, हम रिडल्स जा रहे हैं। लेया खुशी खुशी गैराज की तरफ भागी। हर बार जब सलीना रिडल परिवार से मिलने जाती, तो पूरा परिवार तिलमिला उठता और लेया को सबसे ज्यादा मजा उन्हीं काले दिल वाले लोगों की बर्बादी देखने में आता था। उन्हें टूटता देखकर ही उसे संतोष मिलता था। लेया ने नीली पॉश निकाली, सलीना पीछे की सीट पर बैठी और गाड़ी रिडल्स की तरफ बढ़ गई।
हॉस्पिटल में लिया को मॉली का फोन आया। लिया, तुम्हारे पापा ने अभी सलीना को कॉल किया है और उसने आने के लिए हाँ कर दी है। लिया ने ठंडी आवाज में पूछा, सलीना ने क्या कहा? असल में लिया चाहती थी कि उसके लोग सलीना का काम तमाम कर दें, लेकिन शायद कार एक्सीडेंट की वजह से चौकसी बढ़ गई थी और अब सलीना हमेशा लोगों से घिरी रहती थी, सिवाय क्रिफिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के। अब तक उनके पास हमला करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन लिया और इंतजार नहीं कर सकती थी। एक हाथ और एक पैर घायल होने के कारण वह रिडल्स नहीं जा सकती थी और खुद अपनी आंखों से सलीना को देख नहीं सकती थी। एल्बर्टो जिद्दी और घमंडी था, मॉली स्वार्थी और मूर्ख, ये दोनों सलीना का मुकाबला करने लायक नहीं थे। ठीक होने से पहले ही उसे मजबूरी में सलीना को रिडल्स से बाहर फेंकने और जेल भिजवाने का कदम उठाना था, ताकि रिडल्स उस औरत के हाथों में न चला जाए। लिया के सवाल पर मॉली झेप गई, मुझे नहीं पता, कॉल तो तुम्हारे पापा ने किया था। लिया का चेहरा ठंडा हो गया, उसने डांटते हुए कहा, मॉम, मैंने आपको कंपनी इसलिए भेजा था ताकि आप सलीना पर नज़र रखें। जब पापा ने उसे कॉल किया तो आप उसके पास क्यों नहीं थीं? मॉली को बुरा तो लगा, लेकिन वो बेटी से शिकायत नहीं करना चाहती थी, बस बोली, ठीक है, अगली बार मैं ज़रूर रहूंगी। लिया ने मॉली की आवाज़ में कुछ पकड़ लिया और उसकी नज़र चमक उठी। उसे पता था कि एल्बर्टो बाहर किसी और औरत के साथ चक्कर चला रहा था और सेक्रेटरी के साथ भी रिश्ता बना रखा था। मगर लिया के लिए यह बड़ी बात नहीं थी, ज़्यादातर अमीर आदमी ऐसा करते हैं और जिनके पास पैसे नहीं, वे भी धोखा देते हैं। जब तक कोई बच्चा न हो और उसकी पोजीशन को खतरा न हो, लिया को कोई परवाह नहीं थी। एल्बर्टो 50 के पार था, अब बच्चे पैदा करने की उम्र नहीं थी, तो लिया को जरा भी चिंता नहीं थी। उसने बस अपनी आवाज़ नरम की, सलीना कंपनी आए तो उसकी हर हरकत पर नज़र रखना और मुझे बताना। मॉली ने हामी भरी। लिया बोली, जहाँ तक क्लारा का सवाल है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो उससे हिसाब करूंगी। तुम्हारा अपमान मैं बेकार नहीं जाने दूंगी, मॉम। मॉली चाहे जैसी भी हो, लिया पर जान छिड़कती थी। लिया भी इतनी बेरहम नहीं थी कि अपनी माँ को किसी और से तंग होते देखे और कुछ न करे। और फिर, अभी वह घायल थी और उन औरतों ने उसकी माँ को तंग करने की जुर्रत कर ली थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या वे आगे भी वही करेगी? लिया ने ठंडी मुस्कान दी। बेटी की बात सुनकर मॉली का मूड बेहतर हो गया। ठीक है, मैं दरवाजे पर इंतजार करती हूँ। जैसे ही सलीना आएगी, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। फोन कटने के बाद लिया खामोश बिस्तर पर लेट गई, उसकी आंखें अंधेरी थीं। क्रीफिया की 2 औरतें, जो कभी राज करती थीं, आज डर के साए में छुपी बैठी थीं। और वही सलीना, जिसे वे कभी पैरों तले रौंदा करती थीं, अब चमक रही थी, अमीर, ताकतवर और लाड़ प्यार से भरी हुई। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई मर्द किसी और औरत के हाथों छीन न लिया जाए? लिया को यकीन नहीं था। वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब सलीना का बॉयफ्रेंड किसी और औरत के हाथों चला जाएगा और सलीना रोते रोते टूट जाएगी। जैसे ही लिया सोच रही थी, वार्ड का दरवाज़ा खुला। डोमिनिक सूट में, हाथ में लिली का गुलदस्ता लिए अंदर आया, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लिया की उंगलियां कस गईं। जब से उसने सलीना के बॉयफ्रेंड से मुलाकात की थी, हर बार डोमिनिक को देखकर उसका दिमाग दोनों मर्दों की तुलना करने लगता। और जितनी तुलना होती, वो उतनी ही ज्यादा हार मानती और हताश होती। सलीना से पूरी तरह झगड़ा होने के बाद डोमिनिक उसके साथ और ज्यादा नर्म और पेशेंस वाला हो गया था। लेकिन लिया को उसकी उस नरमी और पेशेंस के पीछे की बेचैनी साफ नजर आती थी। मानो वह वाकई उसके साथ अच्छा नहीं था, बल्कि यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसने सही चुनाव किया और सलीना वाकई छोड़े जाने लायक थी। लिया ने होठों पर उभरती ठंडी मुस्कान दबाई और मुश्किल से पलटकर फीके चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहा, मिस्टर वॉल्सन, आप आ गए। डोमिनिक ने उसके पीले चेहरे को देखा, उसकी आंखों में छिपी उदासी ने उसके दिल को चुभो दिया। यह उदासी उसके लिए जानी पहचानी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसे याद आया, ये वही उदासी थी जो उसने सलीना की आंखों में देखी थी।
लगभग 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक सलीना की आंखों में छिपा दर्द कभी नहीं मिटा था और सिर्फ उसे देखकर ही उनमें कभी खुशी की चमक आती थी। और वह हमेशा एंजी के कहने पर सलीना को चोट पहुंचाता रहा। डोमिनिक की आंखें गहरी हो गईं, उसने सोचने से खुद को रोका। लेकिन जितना वह नहीं सोचना चाहता था, उतना ही दिमाग में सलीना की यादें भरती जा रही थीं। जब से उसने ये साबित किया था कि सलीना मानसिक रूप से बीमार है, तब से अतीत की सलीना उसके सपनों में बार बार आने लगी। वो छोटी छोटी बातें, जो तब उसने नोटिस नहीं की थीं, अब बार बार याद आने लगीं। और हर बार पहले से भी साफ और गहरी। हंसती हुई सलीना, रोती हुई सलीना, उससे प्यार जताती सलीना, चुपचाप बैठी सलीना। वो मानो एक ऐसा पिंजरा बन गई थी जिसने उसे मजबूती से कैद कर लिया हो। डोमिनिक ने लिया की आंखों में छिपी उदासी को देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अतीत में सलीना के साथ कितना बेरहम व्यवहार किया था। उसने उस समय सलीना के साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया? उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उसके पिता और मौली उससे कितने ठंडे और निर्दयी थे। ऐसे परिवार में जहां कोई परवाह नहीं करता, वहां सलीना का खुश रहना कैसे संभव था? अगर उसने सलीना के साथ थोड़ा भी अच्छा व्यवहार किया होता, तो शायद आज वो और सलीना इस मोड़ पर नहीं पहुंचते। वह भौहें चढ़ाकर लिया की आंखों से झलकती उदासी को हटाने के लिए हाथ बढ़ाता है और धीमी आवाज में कहता है, मत रो। लिया के गाल अचानक बुरी तरह से फड़क उठते हैं। डोमिनिक देखने में तो उसे सांत्वना दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों का भाव साफ बता रहा था कि वह लिया के जरिए किसी और को देख रहा है। और वो और कोई नहीं, सिर्फ सलीना हो सकती थी। लिया के लिए, जो सलीना से नफरत करती थी, ये बहुत बड़ा अपमान था। उसने ठंडे स्वर में, घोर नफरत से भरी आवाज में कहा, मिस्टर वॉल्सन, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मैं कौन हूँ। डोमिनिक चौंक गया और होश में आया, लिया की आंखों में भरी नफरत और दुख को देखकर। लिया, मैं। लेकिन लिया ने पहले ही मुंह फेर लिया था, अपने बालों से चेहरा ढाक लिया और धीमी आवाज में बोली, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप अभी किसे देख रहे थे। अगर आप सलीना को भूल नहीं सकते, तो उसके पास जा सकते हैं। मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। डोमिनिक हक्का बक्का रह गया। लिया के फीके, जमे हुए चेहरे को देखकर उसके दिल में अफसोस और दया की लहर उठी। लिया, ऐसा नहीं है, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ, डोमिनिक ने उसकी तरफ कोमल नजरों से देखते हुए कहा। सलीना की याद सिर्फ एंजी की वजह से आती है। उसने हद से ज्यादा किया और मुझे अनजाने में सलीना को चोट पहुंचाने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए मुझे सलीना के लिए अपराधबोध है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से सिर्फ तुमसे। आखिरी वाक्य उसने पूरे विश्वास से कहा, जैसे कि वह लिया से कह रहा हो और जैसे खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा हो। लिया ने अपने होठों के किनारे से ठंडी हंसी दबा ली। अगर वह सलीना के लिए अपने अपराधबोध का दोष एंजी पर डाल सकता है, तो अगर उसे पता चले कि सलीना को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली असल में वही है, तो क्या वह भी किसी और पर दोष मर देगा? मर्द वाकई खुद को धोखा देने में माहिर होते हैं। चाहे डोमिनिक उससे प्यार करता हो या रिडल्स का समर्थन पाने के लिए उसके साथ हो, शायद खुद डोमिनिक भी इसका फर्क नहीं समझता। लिया ने अपनी आंखें नीची कर ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर वॉल्सन, मैं अभी आपका सामना नहीं करना चाहती, कृपया चले जाइए। डोमिनिक को पता था कि उसने गलती की है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। लिया के चेहरे को देखते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, आराम करो, मैं कल फिर आऊंगा। उसने हाथ में पकड़े फूल टेबल पर रखे और कुछ पल लिया को देखा, फिर बाहर निकल गया। जैसे ही डोमिनिक कमरे से निकला, लिया खुद को रोक नहीं सकी। गुस्से और किसी अजीब भावना से भरी उसने दांत भींचकर बुदबुदाया, बेवकूफ। वह सलीना को याद करता है, लेकिन सलीना के पास इतना अच्छा आदमी है, क्या उसकी नज़र में अभी भी डोमिनिक की कोई अहमियत है? सच है, जिसे पाया नहीं जा सकता, वही दिल को सबसे ज्यादा खटकता है। दोपहर के 3 बजे लिया ने रिडल्स बिल्डिंग के बाहर कार रोकी। चश्मा पहने और ऊंची एड़ी की सैंडल में कदम रखती सलीना
लिया को साथ लेकर लोगों की जिज्ञासु और डरी हुई नजरों के बीच कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ी। वो तब पहुंची जब कमरे में बाकी सब पहले से मौजूद थे। सलीना ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां बैठे लोगों में कोई नया चेहरा नजर नहीं आया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं जब उसने एल्बर्टो की ओर देखा। वो लोग कहाँ हैं? चेयरमैन की सीट पर बैठे एल्बर्टो को उसकी बेटी सलीना ने कई बार सबके सामने डांटा था। क्लारा ने मुस्कुराकर कहा, लेडी सलीना, ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। इसमें सिर्फ रिडल्स के शेयर होल्डर्स ही शामिल हो सकते हैं। जो लोग अब रिडल्स के कर्मचारी भी नहीं हैं, वे यहाँ नहीं आ सकते। अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो मीटिंग के बाद मिल सकती हैं। सलीना ने भौहें उठाई और हाथ में पकड़ा बैग मेज पर पटक दिया, इस स्पष्टीकरण को मानते हुए। वह शेयर होल्डर्स की सीट की ओर नहीं बढ़ी। लिया ने एल्बर्टो के पीछे एक कुर्सी खींच दी और सलीना वहां बैठ गई, अपनी लंबी टांगें पार करते हुए। एल्बर्टो का चेहरा गुस्से से कस गया, लेकिन वह सलीना से रिडल्स की मालिकी को लेकर उलझने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सबको पता था कि रिडल्स को नव्या ने खड़ा किया था और सलीना उसकी असली वारिस है। इस मामले में एल्बर्टो पहले से ही गलत स्थिति में था। एल्बर्टो चुप रहा और बाकी लोग भी सलीना के रौबदार और शालीन अंदाज के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। ज्यादातर लोग एक दूसरे को देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि एल्बर्टो के दिमाग में चल क्या रहा है। वो जो पहले सलीना को कंपनी आने से नफरत करता था, आज इतने अहम मौके पर खुद सलीना को बुला रहा है। क्या इसका मतलब है कि दोनों अब सुलह करने वाले हैं? सिर्फ कुछ लोग जो अंदर की सच्चाई जानते थे, चुपचाप बैठे रहे। असल में ये सब लिया की चाल थी। हालांकि लिया निर्दयी है, लेकिन एल्बर्टो की घटिया चालों के मुकाबले वह इस पद पर बैठने के लिए ज्यादा योग्य लगती थी। एल्बर्टो ने उन्हें सलीना से बचने को कहा था और जानबूझकर मीटिंग का समय ऐसा चुना था जब सलीना की क्लास चल रही होती, ताकि उसे कंपनी की खबर न लगे। लेकिन ये चाल छुपाना आसान नहीं था। भले ही शुरुआत में सलीना को पता न चलता, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट रिलीज होते ही सबको मालूम हो जाता और तब सलीना भी जान जाती। और इतनी बड़ी बात को कंपनी के असली वारिस से छिपाना, क्या ये खुद ही अपने गलत कामों का सबूत उसके हाथों में देने जैसा नहीं था? रिडल परिवार की दोनों बेटियों की तुलना में एल्बर्टो वाकई मूर्ख साबित हो रहा था। मीटिंग रूम में सबके मन अलग अलग दिशा में भटक रहे थे कि तभी एल्बर्टो गरजा, मीटिंग शुरू करो। तभी सब लें और आज की मीटिंग के मुद्दे पर ध्यान लगाने लगे। सलीना ने आलस से सिर टिकाकर सुना। प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर इस बार की थीम समझा रहा था। क्लारा झूठ नहीं बोल रही थी। रिडल्स सचमुच एक नया हैंडहेल्ड गेम डेवलप करने की तैयारी कर रहा था और उसे आधार बनाकर कंपनी को दोबारा खड़ा करना चाहता था। सलीना सुनती रही। विभाग का व्यक्ति गेम के फायदे गिना रहा था और पूरे विश्वास से कह रहा था कि इसके रिलीज होने पर यह जरूर हिट होगा। लियो उसके पास आए और बिजनेस केस उसकी ओर बढ़ाया। प्लानिंग डिपार्टमेंट का आदमी एल्बर्टो की ओर देखते हुए झिझका। ये तय नहीं कर पा रहा था कि सलीना को ये दिखाया जाए या नहीं। आखिर एल्बर्टो के स्वभाव के हिसाब से वह कभी नहीं चाहता था कि इतनी अहम चीज सलीना के हाथों से गुजरे, क्योंकि अगर सलीना ने कोई दखल दिया तो एल्बर्टो का उभरना नामुमकिन हो जाता। एल्बर्टो ने उस आदमी को गुस्से से घूरा।